Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम PT365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशेंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट PT365। स्टार्ट द लास्ट एंड द नेक्स्ट वीडियो फॉर पॉलिटी एंड गवर्नेंस PT365, जहाँ पे हम जो लास्ट में कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं वो करेंगे। साथ ही हम कुछ PYQs डिस्कस करेंगे जो स्टैटिक प्लस जो हम अभी करंट में पढ़ रहे हैं उससे लिंकेज के हैं। ठीक है, तो आधार का ना 2019 में आधार उस टाइम न्यूज़ में था, क्योंकि उस टाइम रेसिडेंस और सिटीजनशिप पे आधार से रिलेटेड बात हुई थी, तो उस टाइम इसलिए क्वेश्चन आया था, वो करंट बेस्ड था। बट यहाँ क्वेश्चन आधार दिया है इसलिए मैंने बता दिया कि ये PYQ आ चुका है। ठीक है, अब अपन देखते हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट वाइल आधार कार्ड कैन बी यूज टू एस्टैब्लिश आइडेंटिटी, इट इज़ नॉट एन अथॉरिटेटिव प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ। तो क्या बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आधार को आप आइडेंटिटी के जैसे यूज़ कर सकते हो, बट इट इज़ नॉट अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी फॉर बर्थ के लिए ये यूज़ नहीं होगा। अब फीचर्स ऑफ आधार क्या है, ये इंपॉर्टेंट है ना ये लाइन, क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ देता है। फीचर्स ऑफ आधार क्या है, 12 डिजिट है, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक नहीं है। एंड नो रेसिडेंट कैन हैव अ डुप्लीकेट नंबर सिंस इट इज़ लिंक टू देयर इंडिविजुअल बायोमेट्रिक्स, तो किसी का डबल नहीं हो सकता। इट इज़ इशूड बाय UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड कैन ऑल्सो बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय UIDAI। ये इंपॉर्टेंट है ना, कि डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, ओमिट भी कर सकते हैं। अब रैंडम नंबर, इट डज़ नॉट कैप्चर डिटेल्स लाइक कास्ट, रिलीजन, इनकम, हेल्थ और जोग्राफी। तो इसमें ध्यान रखना है कि ये जोग्राफी को भी कैप्चर नहीं करता है, नहीं तो अपन क्या सोचेंगे कि ये इस जगह रहता है तो इसलिए ये नंबर इसका सिग्निफिकेंस है, ऐसा नहीं है। प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड आइडेंटिटी फॉर रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, तो आधार इज़ नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, यही वाली लाइन आई थी, या डोमिसाइल, तो आधार इज़ नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। और तो चलो नेक्स्ट, स्केलेबल टेक्नोलॉजी एंड आर्किटेक्चर है। रेसिडेंट्स डाटा इज स्टोर्ड सेंट्रली एंड ऑथेंटिफिकेशन कैन बी डन ऑनलाइन फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री, तो क्या ऑथेंटिफिकेशन कहीं से भी किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट बोला है इलेक्ट्रॉनिक्स बेनिफिट ट्रांसफर, UID enabled bank account network will offer a secure and low cost platform to directly remit benefits to residents। तो क्या होगा, इससे DBT मतलब ट्रांसफ़र या ट्रांजेक्शन्स वगैरह करने होते हैं ना, तो UID enabled रहेगा, तो उससे ट्रांजेक्शन्स हो पाएंगे। फिर टारगेटेड डिलीवरी, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स टू रिक्वायर आधार फॉर अवेलिंग बेनिफिट्स और सब्सिडीज अंडर द स्कीम्स दैट आर फंडेड आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो क्या बोल रहे हैं कि सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट को आधार नंबर वो ले सकते हैं फॉर अवेलिंग बेनिफिट्स या सब्सिडीज़ वगैरह देने के लिए, दैट आर फंडेड आउट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जिससे पैसा आएगा उन्हीं स्कीम्स के लिए। अभी किस में लिखा हुआ है, आधार एक्ट 2016 में लिखा हुआ है। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ आधार एक्ट, जस्टिस पुट्टा स्वामी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो उसमें 2018 के जजमेंट में बोला था कि टॉप कोर्ट अफर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ आधार एक्ट, मतलब आधार एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए थे। वो क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आधार मेटा डाटा के नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 6 मंथ्स, तो वो 6 महीने से ज़्यादा के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता। एक्ट डज नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 14, 15, 19 और 22, तो एक्ट वायलेट नहीं करता है। आधार वुड बी मैंडेटरी फॉर असेसिंग सोशल वेलफेयर स्कीम्स, बट इट कैन नॉट बी फोर्स टू पीपल फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट्स और फॉर मोबाइल एंड इंटरनेट कनेक्शन। तो क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके लिए आप बोल सकते हो, बट नॉट फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट्स और फॉर इंटरनेट कनेक्शंस। लेकिन यदि सोशल वेलफेयर स्कीम्स का आपको बेनिफिट लेना है तो उस केस में मैंडेटरी होगा आधार। स्टेट के नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विद प्राइवेट पार्टीज फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डाटा एज इट इन्फ्रिंजेस द राइट टू प्राइवेसी। तो ये राइट टू प्राइवेसी, यदि प्राइवेट डाटा स्टेट को बोला है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते प्राइवेट पार्टीज़ के साथ, ठीक है।
अब नेक्स्ट है ये जो बॉडी है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसका जेनेसिस है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है एस्टैब्लिश्ड इन 2016 अंडर द प्रोविजंस ऑफ आधार एक्ट। तो किसके अंदर बना है? ये आधार एक्ट के प्रोविजंस के अंदर बना है, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो किसके अंदर आएगा? मिटी के अंदर। फंक्शंस क्या है इसके? टू इशू यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स। सेकेंड, ये रिस्पॉन्सिबल है आधार एनरोलमेंट के लिए और ऑथेंटिफिकेशन के लिए, इंक्लूडिंग ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑल स्टेजेस ऑफ आधार लाइफ साइकिल। थर्ड है ये इंश्योर सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन एंड ऑथेंटिफिकेशन रिकॉर्ड्स ऑफ आधार नंबर होल्डर्स। फोर्थ है डेवलपिंग पॉलिसी प्रोसीजर एंड सिस्टम फॉर इशूइंग आधार नंबर्स टू इंडिविजुअल्स। तो ये काम भी पॉलिसी प्रोसीजर भी डेवलप करता है। तो आई होप ये आधार वाला एक्ट क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। As a part of expenditure reforms, नीति आयोग has initiated a process for revamping of centrally sponsored schemes. तो नीति आयोग ने एक प्रोसेस स्टार्ट किया है रिवैम्प करने के लिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को। तो ये स्कीम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसी स्कीम्स होती क्या है? दीज आर द स्कीम्स फंडेड जॉइंटली बाय सेंटर एंड स्टेट। तो कौन फंड करता है? जॉइंटली सेंटर और स्टेट। और इम्प्लीमेंट कौन करता है? स्टेट करता है, इन सेक्टर्स फॉलोइंग इन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो ऐसा नहीं है कि मतलब किसी भी सेक्टर में, लेकिन जो सेगमेंट, जो सेक्टर आपका मतलब जो मान लो आप बोलो कि एजुकेशन ले लो या हेल्थ ले लो, तो ऐसी चीज़ें जो कंकरेंट या स्टेट लिस्ट में फॉल करती है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो उसकी फंडिंग होगी जॉइंट, मतलब सेंटर और स्टेट मिलके करेंगे, और इम्प्लीमेंटेशन होगा उसका स्टेट के द्वारा। ठीक है। अब फीचर्स की बात करते हैं। तो करेंट फ्रेमवर्क ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट बाय सब ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑन रेशनलाइजेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। अब फोकस ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या है? ऑन स्कीम्स दैट कंप्राइज नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा फॉर रियलाइजिंग विजन 2022 वेयर सेंटर एंड स्टेट्स नीड टू वर्क टुगेदर। करेंट स्टेटस है कि 75 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं इन 3 कैटेगरीज एंड दे कंस्टिट्यूट अराउंड 10.4% ऑफ सेंटर्स बजट एक्सपेंडिचर। तो सेंटर का 10.4% जो बजट में पैसा आता है वो इसमें लगता है। फंडिंग क्या है? ऑल ट्रांसफर्स टू स्टेट आर स्टेट फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आर बीइंग रूटेड थ्रू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। यदि सेंटर जो स्टेट को पैसा देता है ऐसी स्कीम्स के लिए, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से होके जाता है। फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन एंड अबॉलिशन ऑफ प्लान एंड नॉन प्लान डिस्टिंक्शन फ्रॉम 2017, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स इन सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैव बिकम प्राइमरी मोड ऑफ स्पेसिफिक पर्पस ट्रांसफर। मतलब स्पेसिफिक पर्पस के लिए जा रहा है वो, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, ऐसा मेड बाय द यूनियन टू द स्टेट्स। तो जब से प्लान और नॉन प्लान का डिस्टिंक्शन खत्म हुआ है, तब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम ही मेजर सोर्स ऑफ तरीका है जिससे प्रॉपर सेगमेंट वाइज पैसा जाता है यूनियन के द्वारा स्टेट को। अब फंडिंग पैटर्न क्या है फॉर कोर स्कीम्स? 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड 3 हिमालयन स्टेट्स को सेंटर्स टू स्टेट का रेशियो है 90:10। अदर स्टेट्स के लिए है 60:4 और यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर में सेंटर 100% देता है। फिर मॉनिटरिंग की बात करते हैं। तो नीति आयोग टू हैव कंकरेंट जुरिस्डिक्शन इन मॉनिटरिंग ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड ऑल्सो ओवरसी थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन। नीति आयोग कंकरेंट जुरिस्डिक्शन होता है इन मॉनिटरिंग ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। अब टाइप ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन कौन सी होती है? कोर स्कीम्स, कोर ऑफ द कोर स्कीम्स और ऑप्शनल स्कीम। तो कोर स्कीम है कंप्राइज नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा, एग्जाम्पल ग्रीन रिवोल्यूशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, स्वच्छ भारत मिशन। कोर ऑफ द कोर स्कीम्स में क्या है? 6 schemes for social protection and social inclusion. They are first charged on available fund for NDA. तो उसमें मनरेगा आएगा, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम आएगा, 3 अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर SC, ST एंड बैकवर्ड क्लासेस, डिफरेंटली एबल्ड एंड अदर वल्नरेबल ग्रुप्स, फिर अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़। उसके बाद ऑप्शनल स्कीम्स। तो स्टेट्स आर फ्री टू चूज द वंस दे विश टू इम्प्लीमेंट। फंड्स फॉर दोज आर एलोकेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो फंड कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका एग्जाम्पल है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। तो ये सब आएंगे ऑप्शनल स्कीम के अंदर। ठीक है, तो ये क्लियर है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मिशन कर्मयोगी। Recently, Capacity Building Commission launched in 2021 as a part of National Program for Civil Services Capacity Building. Mission Karmyogi has completed 3 years. तो कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। अब इस प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। It aims to create a professional, well-trained and future-looking civil service that is imbued with a shared understanding of India's developmental aspirations, national programs and priorities. NPCSCB cover all civil servants including contractual employees अक्रॉस डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। तो क्या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ भी आते हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के अक्रॉस, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस एंड एजेंसीज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है। फिर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है NPCSCB का? प्राइम मिनिस्टर्स HR काउंसिल एपिक्स बॉडी,
फिर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कोऑर्डिनेशन यूनिट मॉनिटरिंग एंड ओवरसाइट करता है। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है जिसमें ट्रेनिंग स्टैंडर्ड, शेयर रिसोर्सेज एंड सुपरवाइज सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। फिर स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो 100% गवर्नमेंट ओन्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है IGOT कर्मयोगी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। फिर गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मिशन कर्मयोगी, शिफ्ट फ्रॉम रूल टू रोल बेस्ड ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, तो रूल बस नहीं, रूल टू रोल बेस्ड में हमको शिफ्ट होना है। मूविंग टू अ कॉम्पिटेंसी ड्रिवन अप्रोच फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, तो कॉम्पिटेंसी ड्रिवन अप्रोच यूज़ करना है। फिर 70-20-10 मैंडेट, 70% ऑफ द लर्निंग कम्स फ्रॉम ऑन जॉब एक्सपीरियंसेस एंड रिफ्लेक्शंस, 20% इज डिराइव फ्रॉम वर्किंग विद अदर्स और 10% कम्स फ्रॉम प्लान्ड ट्रेनिंग। तो ये बताइए कि कितना फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीम बिल्डिंग कितनी होनी चाहिए और प्लान्ड ट्रेनिंग कितनी होनी चाहिए। फिर मूव बियॉन्ड सिलोज इन गवर्नमेंट, तो सिलोज अप्रोच से बाहर आना है। IGOT प्लेटफॉर्म के बारे में देखते हैं, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, act as a launchpad for Mission Karmyogi. It is a comprehensive online portal to guide government officials in their capacity building journey. Performance of all users of IGOT Karmyogi platform is monitored and evaluated on the key performance indicators, including individual learner, supervisor, content provider और creator, ये सब बेसिस पे गवर्न होता है। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की बात करते हैं, तो जेनेसिस कंस्टिट्यूटेड थ्रू गैजेट ऑफ इंडिया, मतलब एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन से इन 2021, इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, established as an independent body with complete executive and financial autonomy, तो एग्जीक्यूटिव ऑटोनॉमी भी है और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी है, ठीक है। फिर कंपोजिशन क्या है, इसके 3 मेंबर्स हैं एंड इज सपोर्टेड बाय एन इंटरनल सेक्रेटेरिएट, और एक इंटरनल सेक्रेटेरिएट भी है। सेक्रेटेरिएट इज हेडेड बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ऑफिसर इन चार्ज है जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे वो रहते हैं। Members have been appointed from diverse backgrounds to ensure adequate representation of multiple representatives like those of state governments, public sector, private sector, academia. Purpose क्या है, to build credibility and shape a uniform approach to capacity building on collaborative and co-sharing basis. Functions क्या है capacity building commission के, facilitate preparation of annual capacity building plans of department, ministry and agencies, preparing an annual state of civil services report, approving knowledge partners for mission और इवॉल्विंग अ हारमोनियस डी-सीलोड अप्रोच टू कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स। तो ये हुआ हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के बारे में, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट आते ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस हैज़ इशूड अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग पब्लिक ग्रीवेंसेज फॉर मेकिंग ग्रीवेंस रिड्रेसल टाइम बाउंड, एक्सेसिबल एंड मीनिंगफुल, तो ग्रीवेंस रिड्रेसल को टाइम बाउंड बनाने के लिए, एक्सेसिबल बनाने के लिए और मीनिंगफुल बनाने के लिए। अब की हाईलाइट्स क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग पब्लिक ग्रीवेंसेस के, अपॉइंटमेंट ऑफ नोडल ऑफिसर्स फॉर पब्लिक ग्रीवेंसेस, तो नोडल ऑफिसर्स होंगे इन ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स हु विल एड्रेस ग्रीवेंसेस प्रॉम्प्टली, फेयरली और एफिशिएंटली। फिर डेडिकेटेड ग्रीवेंस सेल्स होंगे जो सेटअप होंगे हर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में विद सफिशिएंट रिसोर्सेज, जिनके पास नॉलेज होगी स्कीम्स की और इनिशिएटिव्स की, ठीक है। फिर नेक्स्ट है टाइमलाइंस फॉर इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल हैव बीन रिड्यूस टू 21 days फ्रॉम एग्जिस्टिंग 30 days, तो ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए पहले 30 days का टाइम था, अब उसको 21 days कर दिया है। ग्रीवेंस रिड्रेसल असेसमेंट इंडेक्स फॉर रैंकिंग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट शेल बी इशूड ऑन मंथली बेसिस, तो एक इंडेक्स रहेगा वो मंथली बेसिस पे इशूड होगा। GRAI conceptualized and designed by DARPG to present organization wise comparative picture and provide valuable insights about strengths and areas of improvement regarding GRM, तो DARPG एक डिज़ाइन कॉन्सेप्चुलाइज की है इस इंडेक्स के लिए, वो फॉलो होता है। अब ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज एन important instrument to measure its effectiveness as it provides feedback on the working of organization. Two designated nodal agencies in union government handling grievances are, कौन कौन ग्रीवेंस हैंडल कर रहा है एजेंसीज यूनियन गवर्नमेंट में, तो DARPG और डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। CP Grams is an online platform available to citizens 24/7 to lodge their complaints to public authorities on any subject related to service delivery, तो CP Grams पे भी आप कंप्लेन रेज कर सकते हो। अब CP Grams क्या है, ये सिंगल पोर्टल है कनेक्टेड टू ऑल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स थ्रू रोल बेस्ड एक्सेस टू ऑफिसर्स इन पोर्टल, ठीक है। तो इससे डायरेक्ट मतलब डिपार्टमेंट वाइज कंप्लेन चली जाएगी। फिर आते ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी इन स्टेट्स। At district level, district magistrate is normally designated as district public grievance officer. In some states, जिला पंचायत have also constituted their own public grievance mechanism, ठीक है। अब आते हैं अदर इनिशिएटिव्स फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल में,
कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस में लाइक CVC, लोकायुक्त, NHRC, SHRC to look into complaints of corruption, negligence and conduct of public servant regarding human rights violation. फिर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, प्रगति में क्या है, मल्टीपर्पज़ मल्टी मोडल प्लेटफॉर्म टू एड्रेस कॉमन मैन्स ग्रीवेंसेस. फिर ई निवारण में क्या है, CBDT ने लॉन्च किया है टू फास्ट ट्रैक टैक्स पेयर्स ग्रीवेंसेस. फिर सेवोत्तम मॉडल क्या है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी. ये 3 मॉड्यूल्स है, इसमें सिटीजन्स चार्टर है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है और कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सर्विस डिलीवरी. तो एक बार तीनों फिर से रिवाइज करो, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, कैपेसिटी बिल्डिंग और सिटीजन्स चार्टर. ठीक है, तो ये हुआ हमारा ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म वाला टॉपिक. अब नेक्स्ट टॉपिक है जन योजना अभियान. तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया है पीपल्स प्लान कैंपेन, जिसका नाम है जन योजना अभियान, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स फॉर द ईयर 2025 to 26. तो जन योजना अभियान लॉन्च किया है. अब इस अभियान के बारे में देखते हैं. तो एम क्या है इसका, ये नई स्कीम है, ठीक है, तो ऑब्वियसली PYQ नहीं आएगा. टू एक्सेलरेट पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पंचायती राज डेवलपमेंट प्लान्स, रोल्ड आउट एज सबकी योजना सबका विकास. किस बेसिस पे, सबकी योजना सबका विकास बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन 2018. इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ऑल द 3 टायर्स ऑफ पंचायत विद एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, गवर्नमेंट फ्रंटलाइन वर्कर्स, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, ये सब पार्टिसिपेट करेंगे. अब कंपोनेंट्स ऑफ कैंपेन क्या है, स्ट्रक्चर्ड वार्ड सभा, महिला सभा, ग्राम सभा, ब्लॉक सभा, डिस्ट्रिक्ट सभा. उसके बाद हम देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ ग्राम सभा वाइज कैलेंडर भी होगा एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ थीमेटिक डेवलपमेंटल गैप्स बेस्ड ऑन पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स टू बी प्रेजेंटेड इन ग्राम सभा. उसमें थीमेटिक अप्रोच फॉलो की जाएगी, इज बेस्ड ऑन लोकलाइजेशन ऑफ SDGs बाय अडॉप्टिंग अ होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच. तो कौन सा, होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच फॉलो करेंगे. ये PDI जो रहेगा, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स रहेगा, वो मल्टी डोमेन एंड मल्टी सेक्टोरल इंडेक्स रहेगा. दैट इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू असेस द ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ पंचायत. ठीक है. फिर इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन, तो एंगेज यूथ एंड एल्डरली जो मोर देन 75 ईयर्स है फॉर हैंड होल्डिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स. अप्रूव्ड ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स टू बी पब्लिश्ड ऑन ग्राम स्वराज पोर्टल, तो उसमें पब्लिश भी होगा. ठीक है. फिर नेक्स्ट टॉपिक है ऑडिटिंग ऑफ लोकल बॉडीज़. तो रिसेंटली इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस वॉज इनॉग्रेटेड इन राजकोट. अब क्या है, इट इज़ द फर्स्ट इन द कंट्री एंड एम्स टू सेट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर ऑडिटिंग लोकल गवर्नेंस बॉडीज़. तो ये फर्स्ट है कंट्री में और ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करने की बात करते हैं ऑडिटिंग से रिलेटेड फॉर लोकल गवर्नेंस बॉडीज़. अब ICAL के बारे में देखेंगे. ये कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है पॉलिसी मेकर्स और ऑडिटर्स के लिए एंड वुड सर्व एज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ऑडिटर्स. तो यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो सकती है ऑडिटर्स की. इट एनहांसेज इंडिपेंडेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट ऑडिटर्स टू इंश्योर इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस असिस्टेंस एंड सर्विस डिलीवरी. इट एक्ट्स एज अ नॉलेज सेंटर, ये नॉलेज सेंटर के जैसे भी एक्ट करेगा, एंड थिंक टैंक फॉर एड्रेसिंग गवर्नेंस इशूज़ एट द ग्रास रूट लेवल. अब लोकल सेल्फ गवर्नेंस और ऑडिट की बात करते हैं. तो 73rd and 74th Constitutional Amendment 1992 contains provisions on local self-governance. In 2020, Ministry of Panchayati Raj developed Audit Online application. कौन सा? Audit Online application to conduct online audit of panchayat accounts, ensure accountability and utilization of funds at ground level. It has been awarded World Summit on Information Society Prizes 2023 at International Telecommunication Union, Geneva. अब करंट ऑडिटिंग मैकेनिज्म क्या है लोकल बॉडीज़ का. CAG's mandate for audit of local bodies flows from CAG's duties, powers and conduct of service Act 1971. CAG exercises control and supervision over proper maintenance of accounts and audit for all the 3 levels of Panchayati Raj institutions and urban local bodies. It is done through examiner of local fund accounts or director of local fund accounts in most states. It audits utilization of funds granted by state government to local bodies. तो ELFA और DLFA जो भी हमने पढ़ा, इट वर्क्स अंडर टेक्निकल गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ CAG. क्योंकि ऑडिटिंग की बात आ रही है ना, तो इसलिए CAG के अंडर काम करते हैं. ठीक है, तो ये क्लियर हुआ. अब यहाँ पे देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है ऑडिटिंग से रिलेटेड. तो 243G आर्टिकल के अंदर स्टैब्लिश हुआ है बेसिक प्रिंसिपल फॉर डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू लोकल बॉडीज़. 243J के अंदर लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट में बाय लॉ make provisions with respect to maintenance of accounts by panchayats and auditing of such accounts.
फिर 243Z के अंदर लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट में बाय लॉ मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय म्यूनसिपैलिटीज़ एंड ऑडिटिंग ऑफ सच अकाउंट्स। तो 243J में पंचायत के लिए है और Z में म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है कैंटोनमेंट बोर्ड्स। रिसेंटली द लैंड पोर्शंस फ्रॉम 10 कैंटोनमेंट बोर्ड्स टू बी मर्ज्ड विद कंसर्न स्टेट लोकल बॉडीज़। तो कैंटोनमेंट बोर्ड्स 10 जो कैंटोनमेंट बोर्ड है उनके में से कुछ लैंड पोर्शन को स्टेट लोकल बॉडीज़ के साथ मर्ज कर रहे हैं। अब कैंटोनमेंट्स क्या होते हैं? इट इज़ एसेंशियली एन एरिया वेयर मिलिट्री ट्रूप्स आर गैरिसन्ड एंड प्राइमरीली डेडिकेटेड टू हाउसिंग सोल्जर्स। तो यहाँ पे सोल्जर्स के घर होते हैं। ठीक है, फिर है इट कंप्राइजेज मिलिट्री एंड सिविलियन पॉपुलेशन वाइल द मिलिट्री स्टेशन इज एक्सक्लूसिवली फॉर यूज एंड एकोमोडेशन ऑफ मिलिट्री पर्सोनल एंड इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो क्या बोल रहे हैं, जो कैंटोनमेंट है ना वो मिलिट्री और सिविलियन पॉपुलेशन के लिए होता है, लेकिन जो मिलिट्री स्टेशन होता है वो सिर्फ मिलिट्री पर्सोनल ही वहाँ रहते हैं। जेनेसिस क्या है? एस्टैब्लिश्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। बराकपुर कलकत्ता was the first cantonment established in 1765. Currently there are 61 cantonments, 6 established after independence. तो सब पुराने हैं, बस 6 बस इंडिपेंडेंस के बाद बने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ कैंटोनमेंट्स इज अ सब्जेक्ट अंडर यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आता है एंट्री 3 ऑफ यूनियन लिस्ट। कैंटोनमेंट्स आर एडमिनिस्टर्ड अंडर कैंटोनमेंट एक्ट 2006 इन अकॉर्डेंस विद 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो कैंटोनमेंट एक्ट 2006 के उसके हिसाब से गवर्न होते हैं, जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से चलता है। कैंटोनमेंट्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय कैंटोनमेंट बोर्ड्स विच परफॉर्म सिविक ड्यूटीज सच एज प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ, वाटर सप्लाई, प्राइमरी एजुकेशन। और ये किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। और कैंटोनमेंट का स्टेशन कमांडर बोर्ड का एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होता है, ये ध्यान रखना, एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट। अब कैटेगरीज ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड होता है पॉपुलेशन के हिसाब से, तो 1, 2, 3 और 4। ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल इशूज़। द सुप्रीम कोर्ट इन रीसेंट जजमेंट स्टेटेड दैट राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज कुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये आ सकता है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 में। द जजमेंट वॉज मेड अंडर द रिट पिटिशन M.K. रंजीत सिंह एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो M.K. रंजीत सिंह केस में आया था रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड इट्स हैबिटेट। तो किस केस में? जो उसमें बात हो रही थी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की प्रोटेक्शन की। आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इक्वालिटी एंड लाइफ रिस्पेक्टिवली। तो आर्टिकल 14 से इक्वालिटी की राइट मिलती है और 21 से लाइफ की। इट इज़ एन एग्जाम्पल वेयर सुप्रीम कोर्ट हैज़ यूज्ड इट्स पावर टू वाइडन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स, particularly Article 21 and Article 14 and Article 19। ठीक है, अब जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल इशूज़। तो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 में आया था, तो उसमें राइट टू लाइफ इन पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट अंडर आर्टिकल 21, तो पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट की बात की थी। वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, तो उसमें क्या ऑब्जर्व किया? प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल आर एसेंशियल फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उसमें बोला कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल एसेंशियल फीचर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या होता है? अलाउज डिसीजन मेकर टू टेक प्रिकॉशंस व्हेन स्पेसिफिक एविडेंस ऑफ एनवायरमेंटल और हेल्थ हैजार्ड इज इनकन्क्लूसिव। तो प्रिकॉशन लेना है आपको कि कुछ हैजार्ड ना हो जाए। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल में क्या है? दोज हु प्रोड्यूस पॉल्यूशन बियर द कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग इट। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा। एनवायरमेंटल इशूज़ क्लियर हुए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। Recently, one of the incumbent members of parliament fled to Germany on a diplomatic passport after allegations of sexual abuse. तो एक मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो जर्मनी चलेगा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे सेक्सुअल एब्यूज़ के सेक्सुअल एब्यूज़ का केस लगा हुआ था उन पे। और अब डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्या है? इशूड टू डेजिग्नेटेड मेंबर्स ऑथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिनको ऑथोराइज करती है उन्हीं मेंबर्स को इशू होता है। These persons could be first those living or having granted a diplomatic status, जिनको डिप्लोमेटिक स्टेटस मिला है वो, या तो फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स प्रोसीडिंग अब्रॉड ऑन डिप्लोमेटिक असाइनमेंट्स और फॉर ऑफिशियल पर्पस। वैलिडिटी क्या है? 5 साल या उससे कम के लिए रहती है। एडवांटेज है पहला इम्यूनिटी, होल्डर्स ऑफ सच पासपोर्ट्स आर एंटाइटल्ड टू सर्टेन प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एज पर इंटरनेशनल लॉ, इंक्लूडिंग इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट, डिटेंशन एंड सर्टेन लीगल प्रोसीडिंग्स इन होस्ट कंट्री।
तो होस्ट कंट्री में ना उनको कुछ कुछ प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ मिलती है, जैसे उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, डिटेंशन नहीं किया जा सकता और लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती होस्ट कंट्री में। फिर एग्जेम्पशन फ्रॉम वीज़ा रिक्वायरमेंट इन सम कंट्री, यदि आपके पास ये वाला डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है तो आपको किसी किसी कंट्री में वीज़ा रिक्वायरमेंट भी नहीं रहता है। टिपिकली MEA इशूज वीज़ा नोट्स टू इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स गोइंग अब्रॉड ऑन एन ऑफिशियल असाइनमेंट और विजिट। However, India has visa waiver agreements for holders of diplomatic passports with Germany along with 33 other countries. तो एग्रीमेंट है हमारा। This agreement allows Indian diplomatic passport holders to visit these countries without a visa for up to 90 days. तो 90 दिन तक जा सकते हैं। अब इंडियन पासपोर्ट की बात करते हैं। तो पासपोर्ट्स एंड वीज़ाज आर मेंशन्ड अंडर यूनियन लिस्ट 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन लिस्ट में है और 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। Issuance of passports in India is governed by Passport Act of 1967, according to which all persons who depart or intend to depart from India are required to have a valid passport or travel document. जिनको यहाँ से जाना है उनके पास valid passport होना चाहिए। However, central government may exempt some people from the need of possession of a passport. लेकिन central government किसी किसी को मना कर सकता है। फिर next है, additionally central government may issue a passport to a person who is not a citizen of India if the government believes that it is necessary to do so in public interest. तो सेंट्रल गवर्नमेंट पासपोर्ट इशू कर सकती है उसको भी जिसके पास जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, ये ध्यान रखना, यदि उनको ऐसा लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये ज़रूरी है। देयर आर 3 क्लासेस ऑफ पासपोर्ट। तो ऑर्डिनरी होता है वो ब्लू कलर का होता है, डिप्लोमेटिक होता है वो वाइट कलर का होता है और ऑफिशियल जो होता है वो मरून कलर का होता है। तो ये ध्यान रखना, डिप्लोमेटिक ब्लू कलर, ऑर्डिनरी ब्लू कलर, डिप्लोमेटिक वाइट कलर और ऑफिशियल मरून कलर। ठीक है, तो ये हुआ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर मूव ऑन करते हैं। उसमें है कॉमन सर्विस सेंटर्स क्या होते हैं। तो कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई गई है विच ओवरसीज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर स्कीम सेलिब्रेटेड 15 ईयर्स ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट। तो 15 साल हो गए हैं इनके। अभी SPV के बारे में पढ़ते ही मीटी ने इस्टेब्लिश की थी अंदर कंपनीज एक्ट 1956, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सेंट्रलाइज्ड कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क है फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू सिटीजन्स थ्रू CSCs। विजन है टू डेवलप CSCs एज रिलायबल एंड यूबिक्विशियस IT एनेबल्ड नेटवर्क ऑफ सिटीजन सर्विस पॉइंट्स। अब कॉमन सर्विस सेंटर्स होते क्या हैं? ये वन ऑफ द 3 पिलर्स है नेशनल E-गवर्नेंस प्लान के, जो अप्रूव किया था 2006 में। वन ऑफ द 2 पिलर्स ऑफ NEGP इंक्लूड कनेक्टिविटी एंड नेशनल डाटा बैंक और स्टेट डाटा सेंटर्स। CSCs आर फ्रंट एंड डिलीवरी पॉइंट्स फॉर गवर्नमेंट। ये फ्रंट एंड डिलीवरी पॉइंट है किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट के लिए, सोशल सेक्टर सर्विसेज के लिए, टू रूरल सिटीजन्स, मतलब रूरल एरियाज़ में सर्विस डिलीवरी पहुंचाने के लिए इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। इट इज़ अ पैन इंडिया नेटवर्क कैटरिंग टू रीजनल, जोग्राफिक, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। तो पैन इंडिया नेटवर्क है। सर्विसेज ऑफर्ड बाय CSCs कौन कौन सी है? G2C आधार सर्विसेज, ITR फाइलिंग। G2C मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन, B2C मतलब बिजनेस टू सिटीजन, भारत बिल पे सिस्टम, मोबाइल DTH रिचार्ज सिस्टम। फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या है? बैंकिंग, इंश्योरेंस और पेंशन। अब कॉमन सर्विस सेंटर स्कीम की बात करते हैं। तो लॉन्च की गई थी 2015 में। ऑब्जेक्टिव है टू सेटअप एटलीस्ट 1 कॉमन सर्विस सेंटर इन ईच ऑफ द 2.5 लाख ग्राम पंचायत अक्रॉस द कंट्री। 2.5 लाख ग्राम पंचायत में भेजना है। एम है टू कंसोलिडेट सर्विस डिलीवरी थ्रू यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। की फीचर्स है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्विसेज, एनकरेजिंग मोर विमेन एज विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स के जैसे उनको एनकरेज करना। फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 159 अमॉन्ग 180 कंट्रीज 2024 में। ये रिलीज़ किया गया था पेरिस बेस्ड रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग NGO है इन डिफेंस एंड प्रमोशन ऑफ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट होता है। इट इज़ पब्लिश, कब पब्लिश होता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। और वो कब सेलिब्रेट होता है? 3 मई को। थीम क्या है? अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। टॉप 3 रैंकर्स है नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन। और 5 इंडिकेटर पे बेस्ड रहता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लेजिस्लेटिव, सोशल एंड सिक्योरिटी। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं SPT 365 का लास्ट टॉपिक, दैट इज को डिस्ट्रिक्ट्स इनिशिएटिव। आसाम हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ इट्स यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ को डिस्ट्रिक्ट विद इन अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ सिविल सब डिविजन। तो सिविल सब डिविजन की जगह में को डिस्ट्रिक्ट का कॉन्सेप्ट लाया है आसाम ने। को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव क्या है? स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं बिलो डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के नीचे स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, हेडेड बाय द ऑफिसर ऑफ रैंक ऑफ असिस्टेंट
डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, तो कौन हेड करेगा? असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हेड करेंगे। हैविंग पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिमिलर टू दोस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। फिर सिग्निफिकेंस क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, एनहांसिंग गवर्नेंस, प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, प्रोवाइडिंग सर्विसेज क्लोजर टू पीपल। तो ये सिग्निफिकेंस है को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपनी PT 365 कवर करी पॉलिटी की, और हमने कुछ कुछ क्वेश्चन भी देखे जो उन टॉपिक से आए हुए थे। अब कुछ स्टैटिक क्वेश्चन है पॉलिटी के, तो उसमें से अपन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मतलब हमने इनके बारे में पढ़ा नहीं है, बट दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हम वो कर लेते हैं कुछ 5 मिनट में। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ क्या चीज़ को वायलेट करता है? तो ऑप्शन है राइट टू इक्वालिटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट टू फ्रीडम और कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर। तो बेसिकली ना देयर शुड बी नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये DPSP में लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली डायरेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। तो राइट टू प्रॉपर्टी का क्या पोजीशन है? अब मतलब कौन सा राइट है अभी राइट टू प्रॉपर्टी? तो इसमें ऑप्शन पूरा पढ़ना अच्छे से। फर्स्ट है लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, सेकंड है लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, थर्ड है फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, फोर्थ है नाइदर फंडामेंटल नॉर लीगल। तो देखो फंडामेंटल राइट तो हट गया था, तो ये पता होना चाहिए, गलत हो गया। अब फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट तो है, ये भी पता है। अब ये डाउट होता है कि सिर्फ सिटीजन्स को है या एनी पर्सन को है, तो अपने यहाँ किसी भी पर्सन को है प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, फिर व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा एग्जैक्ट स्टेटस क्या था, मतलब हम क्या थे? तो अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सॉवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इसको ना क्वेश्चन को बनाया कैसे जाएगा? जैसे अपन को पता है कि 42nd अमेंडमेंट में क्या क्या आया था, तो सोशलिस्ट वर्ड आया था और सेक्युलर वर्ड आया था, तो इसलिए सॉवरेन पहले से है, डेमोक्रेटिक पहले से और रिपब्लिक पहले से, मतलब 1950 से। तो इसलिए राइट आंसर हो गया सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और ये अभी प्रेजेंट स्टेटस है, प्रेजेंट में भी है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? देखो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट प्रीलिम्स में पूछता है ऑलमोस्ट हर बार, या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और मेंस में भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पूछता है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स फर्स्ट अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर, a government whose head enjoys nominal powers, a government whose head enjoys real powers, a government limited by terms of constitution। यही है इसका आंसर। अब भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स हमने पढ़ा था, उसको देख लेते हैं। भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये तो गलत है, उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है कि ये टाइटल के जैसे यूज़ नहीं होंगे, तो नॉट करेक्ट पूछा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये भी नॉट करेक्ट है। पद्मा अवार्ड्स विच वर इंस्टीट्यूटेड इन 1954 वर सस्पेंडेड ओनली वंस। तो 3 बार शायद सस्पेंड हो चुका है, एक बार बस नहीं। द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 5 इन पर्टिकुलर ईयर। तो मैक्सिमम 3 हैं, कभी कभी एक्सेप्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये तो तीनों स्टेटमेंट बेसिकली गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला करेंगे हम। At the national level, which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of Scheduled Tribe and other traditional forest dwellers recognition of Forest Rights Act 2006? तो FRA को इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी कौन सी है नेशनल लेवल पे? तो मिनिस्टर ऑप्शन है MOEFCC, पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट और ट्राइबल अफेयर्स। तो ट्राइबल अफेयर्स इज द बेस्ट आंसर। ठीक है, फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जो आया था। अ लेजिस्लेशन विच कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which one of the following articles of the constitution? तो बोल रहा है कोई एक लेजिस्लेशन है जो एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी पर अनगाइडेड एंड डिस्क्रिशनरी अनकंट्रोल्ड पावर दे देता है इन मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ। किस सेंस में कि आप किस तरीके से मैटर को अप्लाई करोगे, तो वो किस आर्टिकल को वायलेट करता है। तो उस टाइम बहुत कन्फ्यूजन था, इसका आंसर है आर्टिकल 14। एक बार इसको अच्छे से समझना है, इसमें बोल रहे हैं कि अनकंट्रोल्ड और डिस्क्रिशनरी पावर दे देता है कि आप किस तरीके से अप्लाई करोगे। तो बेसिकली ये इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है ना। 28 की तो कोई बात नहीं है। 32 तो क्या होता है जब लॉ वायलेट होती है उसके बाद ये रिट्स लगते हैं, तो ये भी नहीं। और 44 तो DPSP है।